हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के रिजल्ट में परिणाम में महिला आरक्षण को ताक पर रख दिया गया है। और एक और प्रश्न है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अनरिजर्व्ड के पक्ष में आता है तो फिर क्या होगा। मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लेना, दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। स्टेटस पे तो लगा ही सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक्स दी गई हैं, उनको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री आंसर राइटिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और वीडियो लेक्चर्स टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं 2019 के रिजल्ट की, फिर 21 पर आते हैं, आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 2019 का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हुआ था, इसमें एसटी कैटेगरी को देखिए 126, लेकिन फीमेल के लिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अलग से कट ऑफ नहीं बनाया गया। बाकी सभी में आप देखिए, अनरिजर्व्ड में, एससी में, आपका ओबीसी में, और नीचे देख लीजिए ईडब्ल्यूएस में, सभी में आप देख सकते हैं फीमेल के लिए अलग अलग कट ऑफ दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ एसटी के साथ ये समस्या हुई थी, एसटी कैटेगरी के साथ, तो ये मामला ज़्यादा तूल नहीं पकड़ा। हालांकि यहाँ पर भी ये क्वेश्चन उठता है। ओके, अब दूसरा रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए इसमें इन्होंने पूरी तरह से जो फीमेल का कट ऑफ है वो हर कैटेगरी के लिए वो गायब कर दिया है। और जब 2019 प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हुआ था, तब भी बहुत सारी जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनका ये मैसेज आया था कि सर इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों गया। एसटी कैटेगरी की बच्चियों ने भी पूछा कि सर हमारा फीमेल का अलग से क्यों नहीं बना। इस तरह के क्वेश्चंस थे। अब जब ये पूरी चीज़ें एकदम से निकल कर सामने आ गई हैं, तो क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या महिला आरक्षण को ताक पर रख दिया गया है। देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एमपीपीएससी को सलाह देने वाला या एमपीपीएससी जिससे सलाह लेती है, उस संस्था का नाम है सामान्य प्रशासन विभाग। और यही सामान्य प्रशासन विभाग है जिसने अभी एमपी कांस्टेबल का रिजल्ट जारी करवाया था प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से। उसमें भी बच्चियों का जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जितने तरह का आरक्षण होता है, सबको एक कर दिया था। तो आप सभी समझ गए होंगे कि ये संस्था इनको सलाह देती है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है। अब ये पता कैसे चलेगा, इसके लिए लगाना पड़ेगी आरटीआई। लेकिन एमपीपीएससी की प्रक्रिया आरटीआई लगाने की काफ़ी जटिल है, देख लीजिएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, आपको पता होगा कि एक होता है हमारा क्या, राज्य सूचना आयोग, आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ये आयोग बनाए गए हैं। जितने भी सरकारी, अर्ध सरकारी आपकी संस्थाएं हैं जो सरकार से वित्त पोषित हैं, ऐसी संस्थाओं को हमारे जवाब देने होते हैं। इसके लिए आयोग बनाया गया। राज्य सूचना आयोग को शिकायत करें, वो नहीं करता है समाधान, तो आप केंद्रीय सूचना आयोग को शिकायत करें, आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को शिकायत करें। क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि इन्होंने हमारी ज़िंदगी जो है एक तरह से हमारे सपनों को बर्बाद करके रख दिया है। अब बैठे बैठे रोने से क्या फ़ायदा है, पछताने से क्या फ़ायदा है। देखिए कट ऑफ तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जाना था, ये तो मैं आपको पहले ही कह चुका था। लेकिन ये जो नई चीज़ें हो रही हैं कि महिलाओं का अलग से कट ऑफ नहीं बनाया गया, पहली बात। अब आप देखिए अनरिजर्व में 154 अनरिजर्व में महिलाओं का, एससी एसटी का देखिए, एससी का फिर भी 142, और फिर ये ईडब्ल्यूएस का 148, इतना ज़्यादा लेकर गए हैं। चलिए ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स कम हैं, लेकिन अलग अलग कट ऑफ तो दीजिए। क्वेश्चन तो उठेगा कि महिला आरक्षण के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब इन्होंने क्या किया है ये यही बता सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे तो डर है कि जो कांस्टेबल में किया था महिलाओं के आरक्षण के साथ, कहीं वही तो नहीं कर दिया इन्होंने यहाँ भी।
तो एक वो पहलू है। आरटीआई लगाइए, पहली बात तो बैठना नहीं है चुप, आरटीआई लगाइए। वो जवाब ना दें तो राज्य सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग से रिस्पॉन्स ना मिले तो केंद्रीय सूचना आयोग है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि आप सिर्फ पढ़ते हैं, आप इन संस्थाओं का उपयोग करिए, ये सारे रिकॉर्ड कॉलिंग वगैरह सब अपने पास रखिए, उसको फिर ह्यूमन राइट्स को भेजिए, नहीं माने तो फिर केस करिए, वहाँ रखिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों की, छात्रों की बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है। मरते दम तक, अंतिम सांस जब तक चलेगी इन बच्चों की, जिन्होंने पिछले 4 साल से ये भोगा है, ये इस मेंटल ट्रॉमा को भूल नहीं पाएंगे, ये क्लियर है। दूसरी बात पर आते हैं। अगर मान लेते हैं कि फैसला यूआर के पक्ष में आता है 146, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुनिए पूरा वीडियो सुनिए, क्योंकि वो रटी रटाई चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ मैं जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो, क्योंकि बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। वो रटा रटाया नहीं बोल रहा हूँ मैं कि वो लड़कियों का और वो मैं आपको अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 146 142 है ओबीसी का। आप कह रहे हैं कि अगर अनरिजर्व्ड के फेवर में आया तो यहाँ पर ये हमारे ओबीसी कैंडिडेट्स का कट ऑफ 148 रहेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। अगर हम बात करें संवैधानिक जो प्रावधान है वो ये है कि किसी भी स्थिति में जो कट ऑफ होता है वो ओबीसी एससी एसटी का यूआर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, जिसकी लड़ाई हमने 2019 में लड़ी। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया, आप समझने की कोशिश करिए। मैं एक स्टेप आगे ही बताऊंगा, क्योंकि मैं रटी रटाई बात नहीं बताता हूँ आपको। ये ऐसा इन्होंने क्यों किया, सुनिए। माननीय न्यायालय ने कहा कि आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, परीक्षा का अंतिम परिणाम, क्या कहा, परीक्षा का अंतिम परिणाम हमारे निर्णय के अधीन रहेगा। इसका मतलब ये है कि इनका बीच का रास्ता है। अब उन्होंने, क्योंकि यूआर और ओबीसी का अलग अलग खाना बना दिया है, तो यही उन्होंने क्या किया था 2019 में किया था, तो कट ऑफ बढ़ गया था। वही ये हुआ है यहाँ पे, अलग अलग खाने बना देने से, उसी में कंपटीशन होने से, तो ये हो गई स्थिति। तो ये इनका कहना है कि देखिए हम ये बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, समझिएगा, ये हमारा बीच का रास्ता है। हालांकि ये गलत है ना, ये गलत है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये गलत है। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम आपको रिजल्ट जारी करने के बारे में आपको छूट दे रहे हैं, लेकिन जो पूरा रिजल्ट है वो हमारे निर्णय के अधीन रहेगा। तो अब ये बीच का रास्ता निकाल लिया, मेंस करा लेंगे। मेंस होगा तो मेंस का भी नया कट ऑफ बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। तो मेंस का फिर नया कट ऑफ बनेगा, इंटरव्यू की लिस्ट जारी होगी। तो आप याद रखिएगा कि इस परीक्षा का अंतिम परिणाम जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा तब तक जारी नहीं होगा। यानी कि ये बीच का रास्ता है कि कैसे भी करके प्रीलिम्स का रिजल्ट दे दो, मेंस करवा लो, मेंस करवाने के बाद मेंस का रिजल्ट दे दो, उसमें भी यही सब होगा। फिर ये वेट करेंगे माननीय न्यायालय के फैसले का, जैसे ही फैसला आ जाएगा फिर कुछ ये क्या करेंगे, आपको ज्वाइनिंग देंगे। और अगर नहीं आया तो 87% वालों को दे देंगे, 13% वालों को हो सकता है जो है प्रक्रिया को रोक कर रखें। हालांकि चीज़ें कुछ भी स्पष्ट नहीं हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये क्यों किया गया है, ये शुरू वहीं से हुआ है कि अगर ये 27% जिस सरकार ने किया था, बिना सोचे समझे जांचे विचारे ये जो गले की फांस हड्डी बना के चले गए, उसको इस सरकार ने अपने ऊपर ले लिया कि नहीं हम तो दिला कर रखेंगे। अब दिलाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि अगर, जहाँ तक मेरे भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और भी दोस्त यार हैं जिनसे बात होती है, मुझे तो ये लगता है कि शायद वो भी मेरी तरह यही सोच रहे होंगे कि अब तो कुछ भी कर दो आप, लेकिन बस फाइनल कर दो। शायद बहुत से बच्चे यही सोच रहे होंगे, क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं कि क्या हो रहा है ऐसे रिजल्ट का जिसमें ये निश्चित ही नहीं है कि हम इसमें बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, तो इसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा सरकार के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि कोई लाभ मिलने वाला है इसका, जिन्होंने लालच, वोट बैंक की वजह से, के लालच की वजह से ये सब किया है। अब ये चीज़ें इतनी नेगेटिव हो गई हैं, इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बच्चों के लिए परेशानी, और सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चों के माँ बाप भी तो, उनका परिवार भी तो है।
बच्चे ही वोट डालते हैं, बच्चों के माँ बाप परिवार ही वोट डालते हैं, तो सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। और बार बार हमारे जैसे शिक्षकों ने आकर लड़ाई लड़ी है, अभी भी लड़ेंगे, बच्चों का सहयोग करेंगे, सब करेंगे। लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए कि 4 साल से क्या मजाक बना रखा है पूरे परीक्षाओं का, सिस्टम का। मतलब एक तो सरकारी भर्तियां निकालना नहीं है, निकालना है तो आपको एग्ज़ाम नहीं करवाना है, एग्ज़ाम करवाना है तो उनके रिज़ल्ट आड़े तिरछे देना है, कोर्ट कचहरी में घूमते रहेंगे। मतलब बच्चों ने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, बच्चों के बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, डिप्रेशन में आ चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब करेंगे क्या, आगे लाइफ में उनके लिए क्या ऑप्शन है। लेकिन फिर भी मैं अपने प्यारे अभ्यर्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होती है। तुम्हारे सामने, आप सभी के सामने मैं बैठा हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ठीक है। मैं बहुत ही बढ़िया वेल क्वालिफाइड इंसान हूँ, मैंने प्राइवेट नौकरी भी करी है, मैंने सरकारी एग्ज़ाम भी दिए हैं, मैं कभी डॉक्यूमेंट लेके नौकरी मांगने नहीं गया, मैं कभी इंटरव्यू देने नहीं गया। कारण सिर्फ इतना ही था कि मुझे बस ये देखना था कि मुझ में काबिलियत है एग्ज़ाम निकालने की या नहीं। और वो जिस दिन प्रूफ हो गया कि हाँ है, तो मैं नहीं गया। और ये चीज़ मैं 10-12 साल पहले, उस समय 2012-13 में ये एग्ज़ाम देता था, 14 के बाद से शायद मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं तो फिर वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम निकाले, नहीं निकाले, बहुत आगे हैं वो अपनी लाइफ में। हर व्यक्ति कलेक्टर नहीं बनता, डीएसपी नहीं बनता। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तरह से मोटिवेशन का काम कर रहा हूँ कि डिप्रेशन में नहीं जाना है। अच्छी बात है भाई, निकल रहा है, आपने अपना 100% दिया, आपका 2019 का मेंस हुआ, आपने 20 दिया, आप 21 दोगे, 22 दोगे, अच्छी बात है। लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई, इसमें आपका क्या दोष है? सरकार का, सिस्टम का दोष है। हमने क्या नहीं किया? हमने कोर्ट केस किया, हम सड़क पर उतरे, हमने आंदोलन किया, हमने डंडे खाए, बच्चों ने, सबने। तो आप बताइए क्या नहीं किया? सब किया अभ्यर्थियों ने, बच्चों ने। तो यही कर सकते थे, और करेंगे जो होगा। लेकिन अगर नहीं है कोई चीज़ किस्मत में, तो उसके लिए ये है कि जब तक प्रयास कर सकते हैं करते रहिए। लेकिन आपको लगे कि ठीक है भाई अब बहुत हो गया, इसलिए मैं हमेशा आपको समझा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि देखो अभी ये सिचुएशन, ये समय ऐसा है कि अपने माँ बाप के लाखों रुपए खर्च मत करो, ठीक है। मैं भले टीचर हूँ, कोचिंग चलाता हूँ, दुकान खोल के बैठा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा एथिक्स के साथ दुकान खोल के बैठा हूँ। मैं बच्चों को कभी नहीं कहता कि आप अपने घर द्वार छोड़ के आओ। मैं देखता हूँ उनको रोते हुए, उनको परेशान होते हुए, उनकी आंखों के आंसू नहीं देखे जाते, उनको संभाला नहीं जाता। तो वही चीज़ है कि बच्चों से आप उनको ढांढस दे के, उनको सपने दिखा दिखा के, क्योंकि वो सपना झूठा है, तो वो झूठा सपना दिखाना मुझे आता नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि घर में रहो, माँ बाप के साथ रहो, उनके काम में हाथ बटाओ, घर से ही तैयारी करो। भाई दिन भर काम करते हो तो रात तो आपकी है ना, भले ही दिन में बिजी रहते हो, रात में तो कोई काम नहीं करवाएगा आपसे। 8-9 बजे से पढ़ो भाई, 2-2 3-3 बजे तक। मैं जागता हूँ अभी भी, जब मुझे ईश्वर ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी है, उसके बावजूद भी मैं घंटों रात तक पढ़ाई करता हूँ, साहित्य पढ़ता हूँ, नोवेल पढ़ता हूँ, कहीं कुछ करता हूँ। आप क्यों नहीं पढ़ते हो? मैं तो बहुत कम नींद लेता हूँ, आप क्यों? आप तो छात्र जीवन में हैं, आप भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, आप वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी हालात सही हो जाएंगे, स्थिति सही होगी, ठीक हो जाएगी। इतिहास उठाकर देख लीजिए, है ना। बहुत कठिन समय हमारे देश ने, देशवासियों ने झेले हैं, सभी ने झेले, हमारे माँ बाप ने झेले हैं, पूर्वजों ने झेले। तो आप कहीं से कहीं तक ये ना सोचिए कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात है। ओके स्टूडेंट्स, आने वाली परीक्षा एमपीपीएससी मेंस 2019-2021 के लिए आप प्रिंस सर की कक्षाएं, नोट्स, टेस्ट सीरीज लेना बिल्कुल ना भूलें। और ये प्रीलिम्स 2022 जो कि मार्च में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल शुरुआत में। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपके पास अंग्रेजी माध्यम में कंटेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि जनरली मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो मैंने फेस की है, कारण ही यही था इंस्टीट्यूट शुरू करने का कि मैं स्टूडेंट्स को वो नहीं दूंगा जिसकी वजह से सालों एग्ज़ाम निकालने में लग जाते हैं। तो आप
हमारे जो ये सर्विसेज हैं इनका फ़ायदा उठाइए। सैम्पल्स आपके लिए शेयर करते हैं, उनको देखिए, अच्छा लगे तो बिल्कुल आप हमारी कक्षाएं, नोट्स, टेस्ट सीरीज़ ऑर्डर करें और प्रिंस सर से बात करें। क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई एक अच्छा सच्चा मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं कह सकते हैं कि आसान हो जाती हैं। वो कहते हैं ना कि अगर रास्ता पथरीला हो तो जूते पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन अगर रास्ता अच्छा हो और हमारे कहना चाहिए जूते के अंदर कोई कंकड़ हो तो फिर नहीं चला जा सकता। तो हमें आंतरिक रूप से बहुत मजबूत होना है, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कुछ भी हो, लेकिन हमको उनको क्या करना है, पार पाना है और अपने सपनों को सच करना है। तो स्वयं को मजबूत बनाइए और ये काम आपके मार्गदर्शक, आपके गुरु ही कर सकते हैं, आपके माता पिता कर सकते हैं। मिलते अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।